ओके, तो पहला चैप्टर है तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहला गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स है तुम्हारा इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई पर्सन है, उसका इनकम इतना तक हुआ है, देन उसको टैक्स पेमेंट करना होगा, जो कि हम लोग सेमिस्टर 3 में भी पढ़े थे, 4 में नहीं 4 में पढ़े थे, 5 में पढ़े, 3 में पढ़े थे, सॉरी 3 4 में पढ़े थे। ठीक है, 3 और 4 में पढ़े थे हम लोग। 3 और 4 में था ना एक डायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद डायरेक्ट टैक्स का कंटिन्यूएशन वाला था। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में जो भी है ना, वो है तुम्हारा इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक पर्सन का इनकम इतना हुआ फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, टीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये सब मिला के एक इनकम हुआ, उसको उतने के ऊपर टैक्स देना होगा। ठीक है, उसका इनकम उतना नहीं हुआ, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों का इनकम ही नहीं है, टैक्स नहीं देना होगा, बट तुम लोग को इंडिरेक्ट टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम मूवी टिकट खरीदने गए, उसमें जीएसटी। ठीक है, अंडा खरीदा, पैसा देना होगा। ठीक है, हाँ एकदम बॉडी के लिए चाहिए। तो कोई भी सुपरमार्केट में जाओगे, तुम्हारा स्पेंसर वगैरह, वहाँ पे क्या लिया जाता है? तुम्हारा जीएसटी लिया जाता है। ओके, वो जो जीएसटी है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तुम्हारा इनकम पूछा नहीं जाएगा, तुम कमाते हो कि नहीं वो पूछा नहीं जाएगा, बट तुमसे टैक्स लिया जाएगा। मुकेश अंबानी भी जितना टैक्स देगा मोमो खाने के लिए, तुम भी वही टैक्स देने वाले हो। ठीक है, बट दोनों का इनकम सेम नहीं है। तो दो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, जो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है वो इनकम के ऊपर अगर डिपेंड करेगा वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करते वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? एक तो कस्टम पढ़ लिया हम लोग ऑलरेडी, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीएसटी पढ़ रहे हैं। ओके, समझ में आया? तो जीएसटी में क्या है देखो, जीएसटी इज पेड, जीएसटी is paid by one person and borne by another. It is generally levied on goods, service, expenditure, consumption, import, export. Indirect tax is often also known as consumption tax. ठीक है, regressive nature. The tax's regressive nature, that is, it imposes equal burden of tax on payer irrespective of his income. In other words, it imposes same effect on richer and poor क्लासेस। दैट मीन्स मुकेश अंबानी भी वही जो टैक्स देगा, तुम भी वही टैक्स देने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस तुम्हारा 2019 में आया हुआ था। तो यहाँ से थ्योरी कभी कभी पूछा जाता है, तो एक बार देख भी लेना। 2019 में ये आया था डायरेक्ट टैक्स एंड ऑनर्स में आया था, जनरल में नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया? जो टैक्स तुम्हारे इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो टैक्स विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। और यहाँ पे क्या हो गया? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। नेचर ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर एंड ये रिग्रेसिव नेचर। ये जनरली इम्पोज होता है ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, ये जनरली इम्पोज होता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। डज नॉट क्लॉज डज नॉट कॉज इन्फ्लेशन, कॉज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। जैसे अभी कोई भी सामान का प्राइस बढ़ जाता है, तो उसके ऊपर जीएसटी उसके ऊपर ही चार्ज होने वाला है। अभी 100 रुपये था, 100 को 5% देना होता था, 5 रुपये। अभी वही अगर 120 हो जाएगा, 120 के ऊपर 5% देना होगा। तो वो तुम्हारा क्या हो गया? इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। टैक्स इवेशन, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेशन करने का तुम्हारा है मोर टैक्स इवेशन बिकॉज ओनली 1% इज इन्वॉल्व। बट इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेशन कैसे होगा? नहीं हो सकता। तुम जाकर डीएससी पेमेंट करोगे ना, तो लेस चांस ऑफ टैक्स इवेशन वहां पे भी होता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है, ठीक है, वो दुकानदार के ऊपर जीएसटी लगता है। अब वो दुकानदार क्या किया, तुमको बोला कि तुम ऑनलाइन पेमेंट मत करो, तुम मेरे को कैश दे दो। ठीक है, तुम मेरे को कैश दे दो, तो मैं क्या करता हूँ कि कैश के बदले में तुमको बिल नहीं देने वाला हूँ, तुमको गुड्स दे दूंगा। इससे क्या होगा? मेरे को जीएसटी ऐड नहीं करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक फिश फ्राई का दुकान है। ठीक है, ठीक है, श्रुति भी फिश फ्राई की दुकान चलाती है। श्रुति जीएसटी पूरा एकदम प्रॉपर जीएसटी मेंटेन करके। अब श्रुति का फिश फ्राई का प्राइस है 100 रुपये, और वो लेता है 5% और जीएसटी।
तो श्रुति तुम लोग से कितना लेगा, 100 प्लस 5%, 105 रुपये, ठीक है। मैं बोलूँगा वही वही तुम्हारा जो फिश फ्राई मैं बेचता हूँ ना, तुमको 100 रुपये देना होगा। तुम किसके पास आने वाले हो, मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूँ, जीएसटी तुमसे कलेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ। कैसे, क्योंकि मैं तुमको पक्का बिल नहीं दे रहा हूँ ना। अगर तुम ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो हम तुमको बोलेंगे 105 रुपये होगा, बट तुम अगर कैश में दोगे तो 100 रुपये, ठीक है। तो बिना बिल का, तो यहाँ पे लेस चांस ऑफ टैक्स एविशन। एकदम एकदम एकदम, मेरा भी बिना जीएसटी का है, ठीक है। मैं अगर जीएसटी लेता हूँ, तुमसे जीएसटी लूंगा, एकदम तुमसे जीएसटी, मेरा एक लिमिट जाता है, उसके बाद जीएसटी दिखवाता है। मैं अगर तुमसे जीएसटी लूंगा तो उसके ऊपर तुम्हारा जीएसटी चार्ज होगा। तो जीएसटी का एक अमाउंट आता है, फॉर एग्जांपल 50,000 जीएसटी का अमाउंट आया इस साल में, 50,000 जीएसटी कलेक्ट किए फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और मैं भी आईपैड खरीदने गया, वहां पे 30,000 जीएसटी पेमेंट करके आया, उसका मैं सेट ऑफ ले सकता हूँ। दैट मीन्स 50,000 से 30,000 सेट ऑफ लेके 20,000 को मैं क्या कर सकता हूँ, गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकता हूँ। तो क्या बोलूंगा, मैं तो 30,000 ऑलरेडी दे दिया, इसको बोला जाता है जीएसटी सेट ऑफ। ऐसे करके जीएसटी सेट ऑफ लेके गुड्स, जो बिजनेस मैन है उसको भरपाई किया जाता है, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, जीएसटी का बिल है क्या तुम्हारे पास, तो जीएसटी का सेटअप मिल जाएगा तुमको, ऐसे। और अगर मैं चाहता ही नहीं हूँ, मैं ना तुमसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, ठीक है, पर मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जाके एप्पल स्टोर में नहीं बोल सकता कि मेरे को कैश में देना है, अब कम कर दिए, वो जीएसटी वाला हटा दीजिए, नहीं कर सकते वो तो बिल देगा ही देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जीएसटी लूज कर रहा हूँ, सेट ऑफ। अगर मैं, मतलब मैं अगर तुमसे 50,000 ले लेता जीएसटी के फॉर्म में, वहाँ पे जो 50,000 एक्स्ट्रा लगा था मेरा, वो सेट ऑफ हो जाता, है ना। कैसे समझो, मैं बोला मैं मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो तुम्हारा फीस जितना है उसके ऊपर 18% जीएसटी बैठने वाला है। फीस महंगा हो गया तुम्हारा, कहीं भी तुम्हारे जो कोर्ट से बेचता है ना, वहाँ पे देखना जीएसटी लगता है, ठीक है। ठीक है, तो जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी क्यों लेता है तुमसे, इसके पीछे कारण है, वो जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं फॉर परचेजिंग इक्विपमेंट और अदर थिंग्स। ऐसी खरीदे, रिलायंस को बोल सकते ना 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 जीएसटी नहीं देंगे तुमको। तो मैं जीएसटी पे, जब मैं जीएसटी पेमेंट करके आया हूँ, गवर्नमेंट क्या खेलता है, जीएसटी में पेमेंट करके आया हूँ, 50,000 जीएसटी पेमेंट करके आया हूँ। गवर्नमेंट ना मेरे को बोलता है, तुमको अगर ये जो 50,000 जीएसटी तुम दिए हो, ये अगर तुमको मिलना चाहते हो, तुम तुम्हारे कस्टमर से ले लो, कस्टमर्स के ऊपर जीएसटी चार्ज करो, और वो जीएसटी जितना आएगा, सपोज जीएसटी उन लोग से 70,000 दिए हो, तो मेरे को 20,000 ही देना। क्यों 20,000 देना, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 तुम दे के रखे हो, 50,000 तुम अपने पास ही रख देना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये होता है तुम्हारा जीएसटी का सेट ऑफ, तुम्हारा चीज का प्राइस कम हो जाएगा, तुम्हारा जो एसेट खरीदो तुम कम हो जाएगा, ऐसे किया जाता है। इसको बोला जाता है जीएसटी सेट ऑफ। आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी का सेटअप होता है, सीजीएसटी का सेटअप होता है, एसजीएसटी का सेटअप होता है। सीजीएसटी के साथ सीजीएसटी का सेटअप होता है, एचजीएसटी का सेटअप होता है। एसजीएसटी के साथ एसजीएसटी का सेटअप होता है, आईजीएसटी का सेटअप होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी में कभी भी सेटअप नहीं होता है। ये सब सेटअप वाला चीज़ हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके, बट उसके पहले तुमको समझना होगा कि जीएसटी में क्या क्या होता है, वो सब चीज़। नहीं तो वो डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाले। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ऑफिसर बैठा के रखना होता है, ये सब करना होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है, लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, तुम्हारा कौन सा ये है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके ओके, प्री जीएसटी मतलब जीएसटी से पहले, बिफोर 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 में क्या आया, जीएसटी आया। उसके पहले ना बहुत सारा टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि है सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। अभी सब कुछ किस में आ गया, तुम्हारा जीएसटी के अंदर ही आ गया। अच्छा, ये जो तुम्हारा टैक्स है ना, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये कौन कलेक्ट करता था, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स किस में आ गया, जीएसटी में आ गया, कस्टम ड्यूटी अलग से ही है, क्योंकि इसीलिए मैं कस्टम ड्यूटी पहले ही पढ़ा दिया, और ये दोनों एक साथ ही है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है तुम्हारा
बाय द स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या लेता था तुम्हारा, एक तो वैट लेता था, वो भी अभी किसके अंदर आ गया तुम्हारा, जीएसटी के अंदर आ गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स लेता था, वो भी जीएसटी के अंदर आ गया, ठीक है। स्टेट एक्साइज लेता था, ऑक्ट्रॉय लेता था, एंट्री टैक्स जो गुड्स आता है लोकल एरिया में, लग्जरी टैक्स लेता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लेता था। व्हाट इज एंटरटेनमेंट टैक्स, ये जो तुम्हारा मूवी देखने जाते हो एंटरटेनमेंट टैक्स। सब जगह पे अभी क्या हो गया, सब अभी क्या हो गया तुम्हारा, जीएसटी में अंदर आ गया, सब कुछ में जीएसटी। लोकल बॉडी टैक्स में भी जीएसटी पूरा आ गया, क्लियर हो गया। जो जस्ट ये समझने के लिए, थ्योरी के लिए भी नहीं है। हाँ ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, पेज नंबर 6 पे क्या दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगने वाले या फिर दोनों के ऊपर भी लगने वाले हैं। ये होता है तुम्हारा कि इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो, इट इज पेड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बट बॉर्न बाय रेसिपिएंट, पेड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बॉर्न बाय रेसिपिएंट, एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अभी इंडिया में ही जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडियन टैक्स, ये जीएसटी का, तब इंडियन टैक्स को एक ही टैक्स में लेके आना, ये इसका मेन मोटिव था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स सप्लाई और सर्विस एक्सपेक्ट, अच्छा किसके ऊपर लगने वाले हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसके ऊपर लगने वाले हैं, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दारू वगैरह में नहीं लगने वाला है, दारू में जीएसटी नहीं लगने वाले, दारू में तुम्हारा जाके खरीद के एक दिन देखना, ठीक है ठीक है, खरीद के एक दिन देखना देखना वहाँ पे जीएसटी लिखा हुआ है कि नहीं। एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके। ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, अच्छा ये जो टैक्स है अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है उसके ऊपर जाके ये टैक्स फॉल करता है, ठीक है। ओके समझ में आ गया, किसके ऊपर टैक्स फॉल करता है, तुम्हारा अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर टैक्स जाके फॉल करते हैं। इट्स जीएसटी बर्डन ऑफ टैक्स is shifted to buyer at each stage and each and in this manner ultimate burden of tax fall on customer या फिर consumer। this illustrate following the examples, ये लिखने का जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली जीएसटी का जीएसटी कौन देता है, जीएसटी कस्टमर देते हैं, ठीक है। कस्टमर मतलब हम लोग। नेक्स्ट होता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो क्रिएट कॉमन मार्केट क्रिएट करना, नेक्स्ट यूनिफॉर्म टैक्स रेट क्रिएट करना, वन नेशन वन टैक्स जो मोदी भाई बोले थे, मोदी भाई मित्रों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी 2019 में आया था, जनरल में भी आया था। एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्स, मतलब एक के ऊपर एक टैक्स का बर्डन, मतलब कोई जैसे सीएसटी एंड वैट के ऊपर कोई सेट ऑफ नहीं मिलता। व्हाट इज सीएसटी, सेंट्रल सर्विस, ना 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 ना, रुक जाओ नाम भूल गया, सी एस टी सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड वैट के ऊपर कभी भी तुम्हारा सेट ऑफ नहीं मिलता था, क्योंकि वैट और वैट कलेक्ट करता था स्टेट गवर्नमेंट। अब उस एक ही गुड्स के ऊपर वैट भी लगता था एंड सीएसटी भी लगता था, प्लस सर्विस टैक्स भी लगता था, एंड इन लोग में सेट ऑफ नहीं मिलता था, एक के साथ दूसरे का सेट ऑफ नहीं मिलता था। इसीलिए क्या हो गया था, कास्केडिंग इफेक्ट हो गया था। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब एक के ऊपर एक अगर टैक्स पड़ेगा, उसका अगर सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है तो दाम बढ़ जाएगा ना। 100 रुपये में बनाया मैं एक्साइज ड्यूटी दिया 10 रुपये का, फिर वही मैं माल बेच दिया सामने वाले को 120 रुपये में, 120 के ऊपर फिर टैक्स पड़ेगा, तो बढ़ जाता है ना दाम, और एक एक का सेटअप में मिल रहा है, इसलिए कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। एंड इसमें एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, एंड प्रोवाइड ऑनलाइन फैसिलिटी भी हम लोग दे सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म्स, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा जीएसटी का ऑब्जेक्टिव। अब दिया हुआ डुअल मॉडल, ओके। अब दिया हुआ डुअल मॉडल, ये सब पढ़ के रखना समझ में आने के लिए कि जीएसटी क्या हो रहा है। डुअल मॉडल अच्छे से सुनना, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। व्हाट इज फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री कौन होता है, बोलो बोलो।
जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ही है। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिफोर जीएसटी, in India, state had its own system, justice, that is VAT. In addition, central government tax system, excise, service tax, etc. As a result, businessmen had to deal with variety of complicated state and central taxes of each state. Each state सबका डिफरेंट डिफरेंट टैक्स का रेट है, डिफरेंट डिफरेंट चीज है, सब पगला हो जाता था बिजनेसमैन। Since the taxes were often levied over each other, it ended up paying tax on tax. टैक्स के ऊपर टैक्स, इसको ही बोला जाता है क्या, कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स कास्केडिंग, ठीक है। द जीएसटी regime replaced those confusion taxes with a single nationwide tax rate. This is intended to unify Indian tax system, it easier to do business, reduce price for consumer. Because of India is a federal structure, dual GST model is accepted. तो इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए जीएसटी मॉडल क्या हो गया, डुअल हो गया, दैट इज सीजीएसटी फॉर सेंट्रल, एसजीएसटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ओके, दिस मीन्स जीएसटी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब स्टेट से भी कोई आदमी जाता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, एंड सेंट्रल से भी निर्मला ताई वहां पे बैठी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज डुअल मॉडल? डुअल मॉडल जीएसटी इज एप्लीकेबल टू इन इंडिया टू varieties of GST charged on the same bill. Two varieties of GST will be charged on the same bill, that is CGST and SGST. And for intrastate, what is intrastate? On an इंटरस्टेट में क्या हो जाएगा, बोथ सीजीएसटी एसजीएसटी लगने वाले, बस फॉर इंटरस्टेट आईजीएसटी लगने वाले। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट और दूसरा स्टेट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रास्टेट। व्हाट इज इंट्रास्टेट? सेम स्टेट या फिर सेम यूनियन टेरिटरी। कोलकाता, तुम मोमो खा रहे हो कोलकाता से, सेम स्टेट। तुम मोमो खा रहे हो दुर्गापुर से, सेम स्टेट। तुम मोमो खा रहे हो दार्जिलिंग से, सेम स्टेट। वेस्ट बंगाल पूरा स्टेट है, ठीक है। अब तुम जा रहे हो दिल्ली में जाकर तुम मोमो खा रहे हो, वो यूनियन टेरिटरी हो गया। तुम पौंडीचेरी में जाके मोमो खा रहे हो, यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है। तुम पंजाब में जाके तुम मोमो खा रहे हो, तुम्हारे सीजीएसटी एसजीएसटी लगने वाले। बट तुम यहाँ पे बैठ के, कोलकाता में बैठ के तुम कोई बिहार से सामान मंगवा रहे हो, वो क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया। ओके, इंटर और इंटर में तो समझ में आ गया। रणवीर ऑफ कोलकाता, अभी रणवीर ही चल रहा है। रणवीर ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड्स 1 लाख टू कैटरीना, हाय on which 1 lakh into 9% written by central and state government, 99,000 by West Bengal state government, ठीक है। ओके, तो 9,000 रिटर्न बाई वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद दिया हुआ है आईजीएसटी। व्हाट इज आईजीएसटी? आईजीएसटी फॉर स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। whereas CGST is revenue for central government, SGST revenue for state government. The amount of IGST is initially collected by the central government but later equally divided between central government and the respective state government. IGST पहले सेंट्रल गवर्नमेंट रख देगा, उसके बाद IGST को डिवाइड कर देगा दोनों में, अपना कुछ रख देगा और स्टेट को दे देगा। इसको ही बोला कब लगता है आईजीएसटी? इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगने वाले, टू डिफरेंट स्टेट या फिर टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, और एक स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरी, इसमें क्या होता है, आईजीएसटी लगने वाला है। तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है यूटीजीएसटी का? मतलब यूजीएसटी कहाँ पे है तुम्हारा? फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी में है। फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी कौन कौन है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दामन, दीव,
दादर, नागर, अंडमान निकोबार आइलैंड, लद्दाख। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, सुनो, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी, ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, बट दे हैव separate legislative assembly, therefore union territory, in this union territory SGST is applicable। तो इसमें जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, पौंडीचेरी में SGST एप्लीकेबल है, भले ही वो यूनियन टेरिटरी है, भले ही वो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब समझ में आता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है उसको बोला जाता है यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का टेरिटरी। टेरिटरी मतलब वो एरिया। ठीक है। जम्मू कश्मीर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी है, पौंडीचेरी में है, बट वहाँ पे हालांकि वो यूनियन टेरिटरी है, बट वहाँ पे SGST लगने वाला है, बिकॉज दे हैव देयर सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन सा तुम्हारा हो गया UTGST के लिए? यूनियन टेरिटरी कौन सा हो गया? नंबर 1 चंडीगढ़, चंडीगढ़ करे आशिकी। लक्षद्वीप, दामन दीव दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लद्दाख, ये सब चीज क्या है? यूनियन टेरिटरी, 5 ही। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी, ये सब भी यूनियन टेरिटरी है, बट ये यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ भी उसके ऊपर तुम्हारा UTGST नहीं होता है। क्यों? बिकॉज उसका सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, तुमको बताना होगा कि CGST होगा या SGST होगा, क्या होगा। ठीक है। दिलीप कुमार मुंबई वाला है एंड यूपी को दे रहा है, मुंबई यूपी दोनों अलग अलग IGST लगने वाला है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश क्या होने वाला है? CGST SGST। कश्मीर, बिहार IGST, पंजाब, गोवा IGST, आशिकी करे चंडीगढ़, आशिकी करे चंडीगढ़ CGST UTGST, लक्षद्वीप, अंडमान IGST, दोनों इंटर हो रहे हैं, इंटर UTGST भी IGST लगने वाला है। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट हो रहा है तुम्हारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। Destination based tax is collected by the state, is collected by the state where goods and services are delivered or consumed. GST is a destination based tax. Hence, the place of consumption will decide the state that will collect tax. Hence, the producing selling state gets nothing while consuming state receives complete share of revenue. The tax shall be accrued taxing authority which restriction ये। इसका मतलब समझ में आ रहा है? कुछ भी क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में? थोड़ा बताओ। वेरी गुड। जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है वहां पे GST देना होगा। दैट मीन्स बिहार में कोई सामान बना, बिहार में कोई सामान बना, वो सामान बिहार से कोलकाता में आया, GST कोलकाता वाला पेमेंट कर रहा है, IGST पेमेंट कर रहे हैं, इंटरस्टेट है ना, IGST पेमेंट कर रहे हैं। तो IGST का एक शेयर तो सेंट्रल लेने ही वाला है, दूसरा शेयर प्रॉब्लम है, बिहार को दे या कोलकाता में को दे, किसको दिया जाएगा? जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है गुड्स, मतलब जो स्टेट खरीद रहा है उसको। दैट मीन्स कैसे याद रखोगे भाई? GST कौन पेमेंट कर रहा है? कोलकाता वाला पेमेंट किया या बिहार वाला पेमेंट किया? तो कोलकाता को मिलना चाहिए। वही अगर मैं कोलकाता से सामान भेजता हूँ बिहार को, तो सामान कौन खरीद रहा है? बिहार वाला।
तो जीएसटी बिहार वाला खरीद रहा है तो जीएसटी बिहार को दिया जाता है। तो सर बोलेगा तो मैं तो अगर प्रोडक्शन करते जाऊँ करते जाऊँ करते जाऊँ करते जाऊँ मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं जीएसटी का। मैं प्रोडक्शन स्टेट हूँ, मैं प्रोडक्शन स्टेट हूँ, मैं प्रोडक्शन किए जा रहा हूँ, मैं सामान बेच रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ, बट मेरे को तो जीएसटी नहीं मिल रहा सर, क्यों मैं ये करूँ? उसको एक्साइज दिया जाता है। ठीक है, चलो। इफ गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से सेल हुआ टू दिल्ली, देन जीएसटी हाफ शैल बी एंजॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ भी हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट तो हाफ ले लेगा, बैलेंस ऑफ बाय दिल्ली गवर्नमेंट एंड नॉट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बिकॉज वेस्ट बंगाल से वो माल बेचा गया था। तो जीएसटी कौन पेमेंट किया था? दिल्ली वाला। नेक्स्ट, इफ गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम कोलकाता टू अ बायर ऑफ दिल्ली but delivery is made on request of the buyer to Bhubaneswar, Odisha, तो जीएसटी लेगा तुम्हारा, एक जीएसटी लेने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा वाला एंड दिल्ली गवर्नमेंट को मिलने वाला है, नॉट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नॉट उड़ीसा गवर्नमेंट। तो मेरे रिक्वेस्ट में क्या किया, दिल्ली वाला सामान उड़ीसा में चला गया, तो उड़ीसा गवर्नमेंट को नहीं मिलने वाला है। खरीदा कहाँ पे? खरीदा कहाँ पे? दिल्ली वाला खरीदा ना, तो दिल्ली को मिलने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको ही बोला जाता है क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। टैक्सेस सबसम इन जीएसटी, मतलब टैक्सेस इंक्लूड इन जीएसटी। कौन सा टैक्स जीएसटी के अंदर अभी आ गया? सेंट्रल टैक्स का एक्साइज, एडिशन, एक्साइज याद रखना, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, काउंटर विलिंग टैक्स, समझ में आ रहा है? स्पेशल एडिशन टैक्स, कस्टम, एसएडी, सरचार्ज, सेस, ये सब जीएसटी के अंदर आ गया। अब स्टेट वाला कौन सा चीज यहाँ पे आ गया? स्टेट का कौन सा टैक्स तुम्हारा जीएसटी के अंदर आ गया? वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, परचेस, लॉटरी टैक्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, हाँ, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सब अभी किसके अंदर आ गया? जीएसटी के अंदर ही आ गया। पहले ये सब टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेता था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा। पहले ये सब टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था, अभी जीएसटी के अंदर ये सब टैक्स आ गए। कौन सा टैक्स था? ऑक्ट्रे मतलब तुम्हारा एंट्री टैक्स, गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लाने के लिए। ओके, टैक्स नॉट सबसम इन जीएसटी। टैक्सेस नॉट इंक्लूड इन जीएसटी कौन सा? कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड टोबैको। पेट्रोल में जीएसटी नहीं है, ठीक है, पेट्रोल में जीएसटी नहीं है, टोबैको में जीएसटी नहीं है। ओके, फिर वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। देखो क्वेश्चन आया था ऑनर्स में 20 में, ठीक है, 20 में क्वेश्चन आया था। कौन सा 5 इंडायरेक्ट टैक्स सबसम हुआ था, 2 इंडायरेक्ट टैक्स जो सबसम नहीं हुआ था जीएसटी में, बताओ। इसके बाद रेट ऑफ जीएसटी, अगर 5% होता है 2.5% सीजीएसटी हो जाएगा, 2.5% एसजीएसटी हो जाएगा। अगर 18% है तो 99, और 40% है तो 2020। ठीक है, अभी ये सब हो गया। मैक्सिमम जीएसटी कितना होने वाला है? क्योंकि पहले 12 था, पहले 28 था, अभी नहीं है, ठीक है। लग्जरी आइटम में 40%। 3% क्या होता है?
इन केस ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, स्पेशल रेट ऑफ जीएसटी ऑन ज्वेलरी। हाँ, इमिटेशन। रफ डायमंड रेट का होता है तुम्हारा 0.25%। रफ डायमंड मतलब जिसको तुम अभी बेच नहीं सकते हो, उसको दोगे तो पत्थर ही लगने वाला है, ग्लेज नहीं देने वाला है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेस। सेस क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अंडरटेकिंग द ऑब्लिगेशन टू कॉम्पेंसेट एनी लूज ऑफ रेवेन्यू टू एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 years तक जो स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होता था, वो सेस के रूप में गवर्नमेंट लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, क्या लिखा हुआ है ये, इफ स्टेट sustains loss of revenue due to imposition of GST, then an amount equal to such loss shall be compensated by central government to the state government। ये होता है तुम्हारा सेस, जस्ट 5 years तक। फॉर दिस पर्पज सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स एक्स्ट्रा फंड। इसके लिए ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से तो नहीं देगा, उसको फंड चाहिए होगा। वो फंड कैसे लिया जाएगा? द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपेंसेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट के थ्रू लिया जाएगा, कंपेंसेशन स्टेट्स के रूप में लिया जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेवी कंपेंसेशन सेस। तो गुड्स एंड कंपेंसेशन एक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में लेवी ऑफ कंपेंसेशन सेस अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, कंपेंसेशन सेस किसके ऊपर लगने वाले हैं? पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको सब्सटीट्यूट्स, कोल, वाटर, लग्जरी कार, ये सब के ऊपर तुम्हारा क्या लगने वाले? सेस लगने वाले। और कितना कंपेंसेशन सेस लगने वाले? 15% कंपेंसेशन सेस लगने वाले। लिवाइड एसेसेबल वैल्यू, जो एसेसेबल वैल्यू होगा उसके ऊपर तुम्हारा कंपेंसेशन सेस लगने वाले। इन केस ऑफ इंपोर्ट कंपेंसेशन सेस इज लिवाइड CBD 3 clause 9, but in case of export compensation set is not applicable। जल्दी से इसको मार्क कर लो एक बार। नेक्स्ट, a registered supplier of Kolkata sold goods to another registered person of Jaipur। अच्छा, जीएसटी कौन कलेक्ट कर सकता है? ओनली द रजिस्टर्ड पर्सन। एंड जीएसटी पेमेंट करने के लिए तुमको रजिस्टर्ड पर्सन होना होगा? नहीं, तुम रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर, तुम रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर, मैं रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर नहीं। बट जो जीएसटी कलेक्ट करने वाले वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, उसका जीएसटी नंबर होगा, उसको सर्च करके तुम देख पाओगे ये जीएसटी देता है कि नहीं देता है। ओके, तो कोलकाता टू जयपुर, सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट? डिफरेंट स्टेट। 10 लाख एक्सक्लूडिंग 40% जीएसटी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने हैं? 10 लाख, उसके बाद 40% IGST लगने वाले हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14 लाख हो जाएगा। ओके, नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, किस किस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू, इलेक्ट्रिसिटी, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इस सब के ऊपर जीएसटी नहीं है। टैक्स, डीजल, पेट्रोल, ये सब। टैक्स ऑन आइटम कंटेनिंग अल्कोहल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट लायबल टू जीएसटी। अल्कोहल शैल बी लायबल टू एक्साइज एंड वैट। अल्कोहल के ऊपर क्या होने वाले? एक्साइज एंड वैट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज बिहार गवर्नमेंट बैन करके रखा है, वो नहीं लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेता है। नेक्स्ट, अल्कोहल एकदम जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, वैट एप्लीकेबल एज यूजुअल, स्टेट एप्लीकेबल एज यूजुअल। टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से है? क्रूड पेट्रोलियम, मोटर स्पीड, दैट इज पेट्रोल, एविएशन टर्बिन मतलब जो प्लेन के लिए लगता है, हाई स्पीड डीजल ऑयल, एंड नेचुरल गैस मतलब तुम्हारा ये LPG वगैरह। above 5 products shall be brought in GST net from the date as may be notified by CG। बाद में कभी भी अगर मन करे सेंट्रल गवर्नमेंट का तब लेके वो आ सकता है, अभी तक नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगने वाले? फिर वैट लगने वाले और एक्साइज ड्यूटी लगने वाले। नेक्स्ट, टैक्स ऑन टोबैको, टोबैको ऊपर कितने टैक्स लगने वाले? कंपेंसेशन सेस लगने वाले, सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगने वाले। सेंटर इज अलाउड टू लेवी
एक्साइज टैक्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम जीएसटी। टोबैको में जीएसटी कंपनसेशन सेस लगने वाले, जीएसटी लगने वाले, सब कुछ। तो लेवी एक्साइज टैक्स अपार्ट फ्रॉम जीएसटी। सर जीएसटी इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। ये जीएसटी एलिजिबल फॉर आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो सेटअप वाला बोले थे वो चीज़। एक सोल्ड टोबैको 10 लाख टू वाई, एक्साइज 12%, 28% जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होने वाला है? पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है? 10 लाख। उसके ऊपर एक्साइज पहले ठोको, 1,20,000 आ गया, 11,20,000। उस 11,20,000 के ऊपर तुम्हारा एसेसरी वैल्यू हो गया, उसके बाद जीएसटी करोगे 28%, तो ये टोटल आ गया तुम्हारा कितना जीएसटी होने वाले हैं। ओके, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स अपार्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी, जिसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, काउंटर बिलिंग टैक्स अंडर सेक्शन 37 ऑफ कस्टम ड्यूटीज एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। ठीक है, कस्टम ड्यूटी तो लगने ही वाले हैं, साथ साथ आईजीएसटी भी लगने वाले हैं। उसका नाम क्या हो जाएगा? काउंटर बिलिंग टैक्स। क्यों मैं जीएसटी पढ़ा के फिर ये पढ़ा रहा, समझ में आया? सॉरी, क्यों कस्टम ड्यूटी पढ़ा के फिर जीएसटी पढ़ा रहे, समझ में आया? कस्टम ड्यूटी दिमाग में है ऑलरेडी, तुमको जल्दी जल्दी रिलेट हो जाएगा। अगर बोलते काउंटर बिलिंग टैक्स समझ में नहीं आता, अभी समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, import shall be treated as interstate supply and liable to IGST. Hence, import basic custom duty IGST shall be applicable. Input tax credit shall be available. IGST so paid. No input tax credit for BCD. BCD मतलब समझ में आ गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी। एक्सपोर्ट के ऊपर जीरो रेट ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन बैठता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू and state finance tax minister, half of member quorum of GST council, central government shall have 1/3 vote of GST council, and all state government together shall have 2/3 vote। तो 1:2 है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1 और स्टेट गवर्नमेंट सब लोग मिला के 2। ठीक है, ये जीएसटी काउंसिल क्या करते हैं? बैठ के खाता वगैरह होगा? कुछ भी नहीं है। जीएसटी काउंसिल का मीटिंग में क्या होता है? एग्जेम्पशन डिसाइड किया जाता है, कितना जीएसटी में कितना टैक्स लगने वाले, वो कितना टैक्स का रेट लगने वाला है, कौन सा टैक्स इसके जीएसटी के अंदर आने वाला है, वो सब जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। इसके बाद जीएसटीएन नॉन प्रॉफिट सेकिंग कंपनी बना के रखा है, जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जीएसटीएन में शेयर होल्डर कौन है? एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद पावर एंड यूनियन गवर्नमेंट। इतना तुम्हारा शेयर होल्ड करके रखता है तुम्हारा जीएसटीएन कंपनी में। ठीक है, वो क्या करता है? आईटी प्रोवाइड करता है, आईटी सेक्टर ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इफ टर्नओवर एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब जो लिमिट है। देयर वुड बी थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जामिशन रजिस्ट्रेशन 40 लाख, 20 लाख एंड 10 लाख। तो अगर किसी इंसान का, सप्लायर का, अगर वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इसमें है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर का 10 लाख है, उसको रजिस्टर करना ही होगा। तो अगर उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंडिचेरी, तेलंगाना है, उसके लिए 20 लाख है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए 40 लाख है अगर गुड्स सप्लाई करते हैं। अब सप्लायर अगर एंगेज है सप्लाई ऑफ सर्विस के ऊपर, सर्विस मतलब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तो मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना में, त्रिपुरा में 10 लाख, रेस्ट ऑफ द इंडिया में 20 लाख। अगर ये एक्सीड कर जाता है तो उसको जीएसटी में रजिस्टर करना जरूरी है। वाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेटेड टर्नओवर, एग्जेप्टेड सेलिंग, एक्सपोर्ट टर्नओवर एक्स किए एक्सिट कर ये कर लेंगे। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो रजिस्टर हुआ है जीएसटी के अंदर वही क्या कर सकता है?
आईटीसी ले सकते हैं, बट इस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। पैन एसेंशियल है टू रजिस्ट्रेशन के लिए। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड। मेरा 40 लाख नहीं हुआ, मेरा 20 लाख नहीं हुआ, ठीक है, तभी मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ जीएसटी के अंदर, मेरा मन, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा तुमको, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, शैल बी ग्रांटेड, शैल बी यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जैसे तुम्हारा पैन नंबर होता है, आधार नंबर होता है, वैसे ही बेस्ड ऑन पैन, नोन एज GSTIN, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है। गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, उसमें इट्स पैन बेस्ड 15 डिजिट कोड, 15 डिजिट कोड रहता है। वो 15 डिजिट कोड में कैसे रहता है, 2 डिजिट स्टेट कोड रहता है, 10 डिजिट पैन नंबर रहता है, नेक्स्ट डिजिट रहता है तुम्हारा एंटिटी नंबर ऑफ पैन होल्डर ऑफ द स्टेट, नेक्स्ट डिजिट रहता है अल्फाबेट जेड, नेक्स्ट डिजिट लगता है चेक डिजिट, टोटल तुम्हारा जीएसटी नंबर हो गया ये, ओके। If a person simply is engaged in supply of exempted goods and services tax, he does not need to registration irrespective of turnover. अगर वो सिंपली एंगेज एग्जेम्प्टेड गुड्स करता है या फिर सर्विस देता है तो उसको जीएसटी में अंदर आने की जरूरत नहीं है, टर्नओवर भले ही उसका ज्यादा हो जाए तो। एग्जेम्प्टेड सी लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, नो एग्जेम्प्टेड सी लिमिट जीएसटी बिजनेस एंटिटी एनुअल टर्नओवर 40 लाख और 20 लाख, फ्यू स्टेट would not be required to take registration GST regime unless voluntarily choose ये जीएसटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़ दो। ओके नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट इज, अच्छा इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटेल रेफर आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग बाद में भी डिस्कस करने वाले। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है, आईजीएसटी का हम लोग सेटअप कर सकते हैं। आईजीएसटी पहले आईजीएसटी का सेटअप होगा, देन सीजीएसटी का सेटअप होगा, देन एसजीएसटी के साथ सेटअप होगा। एसजीएसटी पहले एसजीएसटी का सेटअप होगा, उसके बाद आईजीएसटी का सेटअप होगा। सीजीएसटी पहले सीजीएसटी के साथ सेटअप होगा, उसके बाद आईजीएसटी के साथ सेटअप होगा, ठीक है। बाद में हम लोग आईजीएसटी का सेटअप वगैरह देखेंगे, अभी हम लोग कुछ भी नहीं देखने वाले जीएसटी आईजीएसटी का सेटअप। ओके ओके डन, ये वाला चैप्टर।